अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेसन में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पास पेपर का क्वेश्चन है। टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। इसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है और साथ में हमें इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ की कुछ ट्रीटमेंट्स देखनी है। तो सवाल को करते हैं, देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल कहता है एल्फा टूल्स लिमिटेड एटीएल, a mid-sized manufacturer of power tools, is evaluating two mutually exclusive investment projects. Mutually exclusive का मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट ए की जो डिटेल सामने नजर आ रही हैं और एक प्रोजेक्ट बी होगा, उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को सेपरेटली देखना है। Intended to enhance long-term profitability, both projects require an initial investment of rupees 10 million. However, due to capital constraints, ATL can only select one of these projects. 10 मिलियन रुपए जो है टोटल आपको जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट ए है और उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन तो प्रोजेक्ट बी है। और रिक्वायरमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, रिकमेंड विच प्रोजेक्ट एटीएल शुड अंडरटेक 17 मार्क्स। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, एटीएल यूजेस अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12% फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड अप्लाइज अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 30%. Tax is payable in the year in which the liability arises. Unless explicitly stated otherwise, the general rate of inflation is assumed to be 9%. Per year, all cash flows are assumed to occur at the end of each year unless specified otherwise. Additional information पहले इसलिए रीड कर ली क्योंकि additional information प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों में अप्लाई हो रही होगी। रिक्वायरमेंट भी हमने देख ली। अब हम प्रोजेक्ट ए जो है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट ए क्या है? ऑटोमेशन अपग्रेड। दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजिंग एटीएल्स प्रोडक्शन सिस्टम फॉर अ टूल मॉडल T21 through advanced automation technology. Implementation will take 1 year. Implementation will take 1 year. ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल का हिस्सा है। अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 1 साल इम्प्लीमेंटेशन में गुजर जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन दूसरे साल स्टार्ट होगी। ये आम सवालात की तरह नहीं है जिसमें आप आज इन्वेस्टमेंट करते थे और यूनिट्स बनना शुरू हो जाते थे और ये नंबर 1 के एंड में कैश का इनफ्लो होता था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन में ही 1 साल गुजर जाएगा। लिहाजा जब 1 साल इम्प्लीमेंटेशन में गुजर जाएगा तो फिर आपके पास पहली बार कैश इनफ्लो या उसके फायदे आना ईयर नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, ये याद रखिएगा। Implementation will take 1 year, after which cost efficiencies will begin. The following information is available in respect of this project. At present, ATL produces 100,000 units per year with expected growth of 10% annually. अच्छा देखिए, एट प्रेजेंट का मतलब ये है कि मौजूदा हाल हमारा ये है। तो हमें ऑटोमेशन से जो फ़ायदा होगा वो ये पूरा फ़ायदा नहीं है। हम तो ये देखेंगे ऑटोमेशन की वजह से कितने ज़्यादा यूनिट्स हम बना पा रहे हैं। ये तो वो ये बता रहा है कि मौजूदा हाल में आप 1 लाख यूनिट्स बनाते हो और ये यूनिट जो है इसकी प्रोडक्शन या ग्रोथ रेट जो है वो 10% हर साल है। ये मौजूदा हाल है, ये याद रखिएगा। द करंट वेरिएबल कॉस्ट इज ₹180 पर यूनिट। एक यूनिट 180 रुपए का करंटली हमें पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% एनुअली। यानी कि अगर मैं ये ऑटोमेशन ना करूं, अगर ये मैं ऑटोमेशन ना करूं अगर मैं ये ऑटोमेशन ना करूं तो 180 रुपये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होगी और ये वेरिएबल कॉस्ट 5% के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी अगर ऑटोमेशन ना करूं। ये करंट या मौजूदा हाल है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दिस वेरिएबल कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 25%। मेरा जो स्पेसिफिकली ऑटोमेशन की वजह से फायदा होगा ना वो ये होगा कि 25% से मेरी ये वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन से पॉइंट नंबर 1 और 2 की वजह से क्या फायदा हो रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर वर्किंग करी है मौजूदा, यानी कि अभी कंपनी 1 लाख यूनिट्स बना रही है। ठीक है ना, और ये 10% से ग्रो कर रहे हैं, यानी कि 1 साल बाद 1,10,000 हो जाएंगे, फिर 1,21,000 हो जाएंगे, फिर 1,33,100 हो जाएंगे और फिर 146,410 हो जाएंगे। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये मैंने ये कैलकुलेट किया कि यूनिट्स कितनी तेजी से या यूनिट्स किस तरह से इंक्रीज हो रहा है।
यूनिट जो है वो आज 1 लाख बना रहा हूँ, 1 साल बाद 1,10,000 बनाऊंगा, एक और साल बाद 1,21,000 रुपये यूनिट्स बनाऊंगा, एक और साल बाद 133,100 यूनिट्स बनाऊंगा, और एक और साल बाद 146,410 यूनिट्स बनाऊंगा। अच्छा, आज की वेरिएबल कॉस्ट 180 है, और सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये 5% से इंक्रीज होती है, 5% इंक्रीज, 5% इंक्रीज, 5% इंक्रीज, 5% इंक्रीज। तो मौजूदा हाल में वेरिएबल कॉस्ट कुछ यूं नज़र आ रही है कि इस साल 180, फिर 189, फिर 198.45, और इस तरह से ये 5% से हमेशा के लिए इंक्रीज होती रहेगी। सर आप 4 साल तक क्यों वर्किंग कर रहे हो? ये वर्किंग मैंने 5 साल तक करी है, लेकिन 5 साल तक भी क्यों कर रहे हो ये मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। बट ये दो बातें समझ लें कि यूनिट जो है उसकी ग्रोथ रेट 10% है, उसके हिसाब से मैंने ग्रोथ बना दी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की ग्रोथ जो है वो मौजूदा 5% है, और उसके हिसाब से मैंने ये देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट आने वाले सालों में कितनी होगी। अच्छा, अब ये याद रखें कि आप इन्वेस्टमेंट ईयर नंबर 0 पर करेंगे, इन्वेस्टमेंट ईयर नंबर 0 पर करेंगे। लेकिन आम हालात में क्या होता है? आम हालात में जब आप सवाल सॉल्व करते हैं ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, आप ईयर 0 पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ यूनिट्स स्टार्ट हो जाता है, ईयर नंबर 1 पर पहला कैश इनफ्लो आ जाता है। लेकिन इस सवाल में जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन विल टेक 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि ये जो भी प्रोजेक्ट है इसको 1 साल तो इम्प्लीमेंट होने में लग जाएगा। पहले साल के आखिर में पहली बार आप इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल कर सकोगे। अब फ़ायदा कितना हासिल कर सकोगे? सवाल में लिखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट आने की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अगर आप अभी प्रोजेक्ट के बगैर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईयर नंबर 2 पर 198.45 होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे तो इसका 25% आपकी बचत हो जाएगी, और 49.61 से कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाएंगी। ये आपका फायदा है। इसी तरह से 208.37 ईयर नंबर 3 पर 208.37 ईयर नंबर 3 पर मैं वेरिएबल कॉस्ट अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो 25% इस कॉस्ट का मुझे सेव होगा, और इस कॉस्ट का 25% बन जाता है 52.09। और इसी तरह से आगे भी मैंने 25% ले लिया। तो ये मैंने नई वाली वेरिएबल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करी, बल्कि मैंने ये देख लिया कि इस प्रोजेक्ट को करने की वजह से क्या फ़ायदा हासिल होगा। नई वाली वेरिएबल कॉस्ट अगर कोई कैलकुलेट करता तो मैं 19 फॉर एग्जांपल ईयर नंबर 2 की जो वैल्यू आ रही है 198.45, उसका 75% लेता। लेकिन मुझे तो फ़ायदा 25% का हुआ है ना, तो मैं 25% या फ़ायदे को देख रहा हूँ। टोटल फ़ायदा क्या होगा? 49.61 का एक यूनिट का फायदा है, 121,000 टोटल यूनिट्स है, 133,100 टोटल यूनिट्स है, 52.09 का एक यूनिट का फायदा है। इसी तरह से 54.7 एक यूनिट का फायदा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसी तरह से आखिर में भी मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये आपने पहली वर्किंग जो है वो मेरे ख्याल में समझ ली। इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें, देख लें, अगर कोई मसला है तो मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये मेन वर्किंग की भी कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ। मेन वर्किंग पर आपने आज इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन करी है, ये सवाल के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और इसकी वजह से आपको ये सेविंग्स हो रही हैं। ये सेविंग्स वही हैं जो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं, इन एडिशन टू सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ATL's वर्किंग कैपिटल नीड्स बाय रुपीज 1.5 मिलियन एट करंट प्राइसेस ड्यू टू स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। वेरिएबल कॉस्ट तो बचेगी ही बचेगी, साथ में वो ये कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और 1.5 मिलियन जो है उससे रिड्यूस होगा। ये करंट प्राइसेस की टर्म्स में दिया हुआ है, यानी कि ये नंबर 0 की वैल्यूज़ की टर्म्स में दिया हुआ है। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के ऑपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, और ये अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अच्छा, याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल पर टैक्स वगैरह नहीं देना होता, ये मैंने बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, तो हम उसको यहाँ शामिल नहीं करेंगे। जब टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद इस जगह पर आपको नज़र आ रहा है। सर ये इनफ्लो के तौर पर क्यों नज़र आ रहा है? ये इनफ्लो के तौर पर इसलिए नज़र आ रहा है कि वर्किंग कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सवाल ये कहता है कि जब आप ये ऑटोमेशन कर लोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल जितना भी अभी है उतना नहीं चाहिए होगा, उससे 1.5 मिलियन कम चाहिए होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे लेट से आपकी कोई शॉप है, उसमें आपने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मैं बोलूँ कि यार अब 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से भी ये दुकान चल जाएगी, शॉप चल जाएगी, ये गोडाउन चल जाएगा, ये शोरूम चल जाएगा, तो आप 50 लाख उस बिजनेस से निकाल लोगे। ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा स्टॉक रखने की, ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीवेबल्स को दिया हुआ उधार, उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों रखूँ?
मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट कर कर ज़्यादा अर्निंग्स हासिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से वो फंड्स रिलीज़ होंगे। यहाँ से वो क्योंकि फंड्स रिलीज़ होंगे तो मुझे एक फ़ायदा मिल रहा है, वो मेरा कैश का इनफ्लो है। ये प्रोजेक्ट मुझे रिलीज़ करके दे रहा है फंड्स, और वर्किंग कैपिटल का रिलीज़ है। सर लेकिन यहाँ पर ये जो आपने शेड किया एरिया 1.5 मिलियन के अमाउंट तो नहीं आ रहा है, ये तो 165 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1.5 मिलियन को हम 9% जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया हुआ है नीचे सवाल में उससे इन्फ्लेट करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 1.5 मिलियन करंट प्राइस टर्म्स में दिया हुआ था, यानी कि ईयर नंबर 0 की वैल्यूज़ की टर्म्स में दिया हुआ था। मगर ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कब होगा? ईयर 1 पर। इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है ना कि इम्प्लीमेंटेशन को 1 साल लग जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ईयर नंबर 1 पर, यानी कि पहले साल के आखिर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तब वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा। ठीक है जी, अगले पर आते हैं। फिर लिखा हुआ है द एनुअल रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम विल बी 0.5 मिलियन एट करंट प्राइस टर्म्स। अगेन ये एक खर्चा है जो मुझे बेयर करना पड़ेगा मेंटेनेंस कॉस्ट का। 0.5 मिलियन यानी कि 500,000 करंट प्राइस टर्म्स, यानी कि ये नंबर 0 की टर्म्स में दिया हुआ है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट सर आप ये नंबर 1 पर क्यों नहीं ले रहे? अगेन वही वाली रीज़न है कि आम हालात में, आम सवालात पे हम मेंटेनेंस की कॉस्ट को ईयर नंबर 1 पर लेते हैं, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि हर साल के आखिर में कैश इनफ्लो आउटफ्लो अराइज होगा और ईयर 0 पर ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में ये लिखा हुआ था कि 1 साल इम्प्लीमेंटेशन के लिए लग जाएगा। अब ईयर नंबर 1 पर वो इम्प्लीमेंट हुआ है, ईयर 1 से 2 ऑपरेशंस होंगे और 2 इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशनल पहला साल होगा। ईयर नंबर 1, ईयर 0 रिप्रेजेंट करता है पहले साल का स्टार्ट, और ईयर 1 रिप्रेजेंट करता है पहले साल का आखिर और दूसरे साल का स्टार्ट। दूसरे साल के स्टार्ट में ऑपरेशन से स्टार्ट हुए, दूसरे साल का एंड ईयर 2 पर आता है और वहां पर ये खर्चा पहली बार आप इनकर करेंगे। आपने सर 1.09 पावर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 500,000 ईयर 0 की टर्म्स में दिया हुआ था, उसको 2 साल आगे लेकर आना है। ईयर 0 की टर्म्स में अगर कोई चीज़ दी हुई है और मुझे ईयर नंबर 2 पर उसका आउटफ्लो शो करना है, तो उसकी ईयर नंबर 2 की वैल्यू चाहिए होगी, और इसीलिए मैं 2 साल उसको आगे लेकर आया। और अब ये जो वैल्यू आ गई ये 9% से इन्फ्लेट करता रहूंगा, यानी कि पिछली ही वैल्यू को 9% से मल्टीप्लाई कर कर आगे लाता रहूंगा। ये मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा आउटफ्लो है, इसीलिए नेगेटिव है। फिर लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट विल ऑपरेट फॉर 4 years आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। 4 years आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के 4 साल बाद तक चलेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन हुई है ईयर 1 पर, उधर से आप 4 साल काउंट करें तो 2, 3, 4, 5। इसीलिए सारी वर्किंग्स जितनी भी हो रही हैं वो 5 साल तक हो रही हैं। जितनी भी वर्किंग्स मैं कर रहा हूँ वो ये नंबर 5 तक लेकर जा रहा हूँ। The project will operate for 4 years after implementation with no residual value at the end of its useful life. Tax depreciation will be calculated using the reducing balance method with 50% applied in the first year and 25% per year thereafter. For this project, ATL plans to repurpose an existing warehouse which would otherwise be available for rental at 0.8 million at current price terms per year. दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। पहले डेप्रिसिएशन वाली बात, 10 मिलियन की मैंने इन्वेस्टमेंट करी। सवाल कहता है कि पहले साल जो आपको डेप्रिसिएशन होगी, क्या लिखा हुआ है? The project operates for 4 years after implementation with no residual value at the end of its useful life. Tax depreciation will be calculated using the reducing balance method with 50% applied in the first year and 25% per year thereafter. उसके बाद तो पहले साल 10 मिलियन का 50% दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमने कॉस्ट में से 10 मिलियन में से 5 मिलियन को माइनस किया और फिर 25% अगले साल के लिए लगाया। फिर हमने 10 मिलियन में से 5 मिलियन और 1, 2, 5, 0, 0, 0 दोनों को माइनस किया और फिर 25% लगाया। फिर इसी तरह से हमने 3 वैल्यूज़ माइनस करके 25% लगाया और फिर हमने 4 वैल्यूज़ माइनस करके 25% लगाया। ये हमारी हर साल की डिप्रिसिएशन आ गई। डिप्रिसिएशन को एज इट इज़ इधर मैंने नेगेटिव अमाउंट में शो कर दिया, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो डिप्रिसिएशन को भी माइनस कर रहा हूँगा। साथ में लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ? देखिए, जो प्रोजेक्ट है ना उसकी स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्स प्रोसीड्स जीरो आएंगी। सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में क्लियरली मेंशन है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर मैंने 10 मिलियन की कोई चीज़ खरीदी थी, पहले साल वो 5 मिलियन, फिर 1.25 मिलियन, फिर 9375, फिर 703 और फिर 5 to 700,000 तक डिप्रिशिएट हुई है, तो अब जितनी भी इसकी एंड में रेजिडुअल वैल्यू बच गई उसके अगेंस्ट मुझे कोई सेल्स प्रोसीड्स हासिल नहीं हो रही है, यानी कि वो प्योर लॉस है। आपने एक चीज़ अगर डिस्पोज करी 5 साल बाद और नेटबुक वैल्यू उसकी जो भी आ रही थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 5 लाख रुपए, और सेल्स प्रोसीड जीरो थी, तो आपका लॉस नेटबुक वैल्यू के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया है कि 10 मिलियन की कॉस्ट में से 5 मिलियन, 1, 2, 5, 0
9375, 500, 703, 125 और 527344 माइनस किया, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से माइनस किया, नेटबुक वैल्यू आ गई और मेरा लॉस भी नेटबुक वैल्यू की ही बराबर है, क्योंकि इस सवाल में प्रोजेक्ट ए की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं मिल रहा, तो ये आपको लॉस हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर अभी हमने एक आखिरी वाला जो पॉइंट पढ़ा, वो है कि वेयर हाउस जो है वो 0.8 मिलियन के रेंट पर हम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन हम वो इस दर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं कोई चीज़ 8 लाख रुपए किराए पर दे सकता था, लेकिन उसको इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो किराया जो मैं उसको किराए पर देकर कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि हम ए काम कर रहे हैं, उसके लिए बी काम छोड़ना पड़ रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि भाई बी काम छोड़ने की वजह से जो फायदे हासिल हो रहे थे या होते वो नहीं होंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो अब मैं वो रेंटल इनकम नहीं कमा पाऊंगा। 8 लाख जो है वो करंट प्राइस टर्म्स में था, 1.09 से इन्फ्लेट किया, फिर वापस 1.09 से इन्फ्लेट, फिर वापस 1.09 से इन्फ्लेट, फिर वापस 1.09 से इन्फ्लेट और फिर वापस 1.09 से इन्फ्लेट किया। ये मैं नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मेरा नुकसान है, लॉस है, कैश का आउटफ्लो तो नहीं है, लेकिन इनफ्लो का कम होना ज़रूर है। यहाँ पर हमने फिर नेट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को नेट ऑफ किया, नेट ऑफ कर कर हमने जो है वो टैक्स लगाया। अच्छा, यहाँ पर सर आप ये नंबर 2, 3, 4, 5 तो समझ में आता है कि एक आपने कमाई करी, कमाई पर आपने टैक्स लगाया, टैक्स आपका आउटफ्लो है वो माइनस हो रहा। लेकिन सर यहाँ पर जब लॉस हुआ तो आपने टैक्स को पॉजिटिव क्यों लिया? देखिए, कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है और उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है। तो जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो जितने भी बिजनेसेस या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके प्रॉफिट्स को सम अप कर टैक्स लगता है। मान लीजिए कि आप अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसपे आप 100 रुपए कमा रहे थे, 30 रुपए टैक्स दे रहे थे, आपको बच रहे थे 70 रुपए। यानी कि आप कितना टैक्स दे रहे थे? 30 रुपए। 30% का टैक्स रेट है, 100 रुपए कमा रहे थे, 100 का 30%, 30 रुपए का टैक्स बना, 30 रुपए का आप टैक्स दे रहे थे, 70 रुपए आपको बच रहे थे। अब मान लीजिए कि वो 100 रुपए वाला प्रोजेक्ट तो अपनी जगह चल रहा है क्योंकि कंपनी है। अब आपने ये वाला प्रोजेक्ट भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, इस पर आपको 50 का लॉस हो रहा। 100 पिछले प्रोजेक्ट से कमा रहा था, 50 का इस प्रोजेक्ट पे लॉस हो रहा। अब टैक्स वाला क्या करेगा? टैक्स वाला बोलेगा भाई तुमने एक जगह से 100 कमाए, एक जगह 50 का नुकसान हुआ, नेट कितना बना? मैंने बोला भाई 50। बोलते हैं इस 50 पर 30% टैक्स दे दो, तो 15 रुपए टैक्स दे दो। तो जब हम कोई लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें शुरू के कुछ सालों में लॉस हो रहा होता है, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट से नेट ऑफ होता है और फिर टैक्स पे हो रहा होता है। लिहाजा अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है 5872,000 का, तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा और मुझसे टैक्स कम चार्ज होगा, कहीं और मुझे फायदा हासिल होगा। ये टैक्स के पेपर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बहरहाल उसके बाद फिर हम और आगे आ गए और हमने जो है वो नेट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली सारी। जब हमने सारी नेट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया, जिस तरह से डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सर वो माइनस क्यों किया था? ताकि टैक्स से ही कैलकुलेट हो जाए। ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी को हम पे नहीं कर रहे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश बेसिस पर कैलकुलेट होती है, ये कैश का आउटफ्लो नहीं है। ऐड लॉस, लॉस को भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये लॉस किसी को पे नहीं किया, ये वो वाला नुकसान था जिसकी किसी को हमने पेमेंट नहीं करी। तो आपने अगर पेमेंट नहीं करी तो माइनस क्यों किया था? टैक्स से ही कैलकुलेट हो जाए इसलिए, और यहाँ पर ऐड बैक कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट रिवर्स करने के लिए। वर्किंग कैपिटल नीचे ही आता है, वर्किंग कैपिटल का टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे नेट कैश फ्लोज आ गए सारे के सारे। डिस्काउंट फैक्टर 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर लिए। 12% का रेट हमें सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था, फॉर्मूला यूज़ किया 1/1 + i⁻n, और उससे हमने सारे डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे। फिर हमने कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर कर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। चले उसके बाद फिर देख लेते हैं, ये प्रोजेक्ट ए हो गया। प्रोजेक्ट बी क्या है? मार्केट एक्सपेंशन इनिशिएटिव। This growth-driven initiative aims to increase ATL's market share and sales volume of a power tool model K44. The following additional information is available in this regard. इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? Rupees 5 million will be invested to purchase new equipment with a useful life of 5 years, while the remaining 5 million will fund a comprehensive marketing and advertising campaign. यानी कि आप 10 मिलियन रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस बार 5 मिलियन मार्केटिंग में और 5 मिलियन कोई नए इक्विपमेंट को परचेज करने में। ATL currently sells 200,000 units per year, which is expected to increase by 5%. मौजूदा हाल में कंपनी 2 लाख यूनिट्स बेचती है और ये यूनिट्स हर साल 5% से इंक्रीज होंगे।
आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद सेल्स यूनिट्स आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 17% एनुअली। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद प्रोजेक्ट जो है उससे 17% की ग्रोथ यूनिट्स में हर साल मिलेगी। तो ज़रा अब हम पॉइंट 2 को वर्कआउट कर लेते हैं। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ तो ईयर नंबर 1 पर मैं 2 लाख, तो ईयर 0 के यूनिट्स हैं, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.17 234,000 यूनिट्स बना सकूंगा। फिर 234,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.17 273,780 यूनिट्स बना सकूंगा। फिर 273,780 मल्टीप्लाइड बाई 1.17 इतने यूनिट्स, और फिर इतने यूनिट्स बना सकूंगा, और फिर इतने यूनिट्स। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, एक्सपेंशन करता हूँ, तो मेरे यूनिट्स का ग्रोथ रेट 17% के हिसाब से होगा। और 2 लाख को 17% से हर साल अगर ग्रो करते रहें, अगर हर साल ग्रो करते रहें, तो ये वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाती हैं। ऑन द अदर एंड अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो करंटली आप 2 लाख यूनिट्स बना रहे हो और ये 5% से ग्रो होता, तो आप 2 लाख 10 बनाते, फिर 2 20 500 बनाते थे, 2 31 525 बनाते, 243 1051 बनाते, और 255 256 यूनिट्स बनाते। इस इंक्रीमेंटल यूनिट्स कितने हैं? प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने से आप ईयर नंबर 1 पर 24,000 यूनिट ज़्यादा बना सकोगे। ये आपको फायदा होगा ना, आप ज़्यादा यूनिट्स बना सकोगे, ज़्यादा कमाओगे। प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से ईयर 2 पर आप 53 टू 80 यूनिट ज़्यादा बना सकोगे, 88 798 यूनिट ज़्यादा बना सकोगे, 131 677 यूनिट ज़्यादा बना सकोगे, और 183 233 यूनिट ज़्यादा बना सकोगे। ये इंक्रीमेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि कितने ज़्यादा यूनिट्स हम बना सकेंगे। फिर आ जाते हैं आगे। इसके बाद लिखा हुआ है द करंट एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ₹80 पर यूनिट। मौजूदा और इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 80 रुपये होगा एट करंट प्राइस टर्म्स, यानी कि ईयर 0 की वैल्यूज है। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 7% पर ईयर, और ये 7% के हिसाब से इंक्रीज होगा। 7% से इस हिसाब से इंक्रीज होगा, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 80 इंटू 1.07, फिर 85.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.07, फिर 1.07, फिर 1.07, फिर 1.07, यानी कि आप इसको 1.07 से ही इंक्रीज करते रहेंगे हर बार। अब इंक्रीज इन सीएम, इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसका इजाफा 24,000 इंटू 85.6 है, या 83 53 टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 91.592 है, और इस तरह से आप इंक्रीज इन सीएम कैलकुलेट कर रहे हो। देखिए, इस प्रोजेक्ट की वजह से जो मुझे फ़ायदा हो रहा है वो ये है कि मैं इतने यूनिट ज़्यादा बना पाऊंगा, और हर यूनिट पर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन अचीव होगा, तो ये मेरे पास एडिशनल टोटल बेनिफिट आ रहा है ऑन द इंक्रीमेंटल या इंक्रीज्ड यूनिट्स। उसके बाद लिखा हुआ है टू सपोर्ट ऑनगोइंग मार्केट विजिबिलिटी एटीएल विल आल्सो इनकर रिकरिंग एनुअल मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 1 मिलियन एट करंट प्राइस टर्म्स। अगेन ये करंट प्राइस टर्म्स में है, और इसके साथ इसका कोई स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट नहीं है, तो 9% वाला रेट ही अप्लाई होगा। अगर लिखा हुआ तो कोई स्पेसिफिक रेट तो वो अप्लाई होता जिस तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हुआ था। देख लेते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट भी, और हम आ जाते हैं फाइनल आंसर की तरफ भी। ये हमारी 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जिसकी वर्किंग मैंने आप लोगों को शो कर दी। ठीक है, वही यूनिट्स और नया कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। ये मार्केटिंग का खर्चा जो एडिशनल आप लगाओगे, 1 मिलियन ईयर 0 की टर्म्स में दिया हुआ था, तो आप उसको 9% से इन्फ्लेट कर रहे हो। अब यहाँ पर एक बच्चा उठकर सवाल पूछेगा कि सर आपने ईयर नंबर 1 पे क्यों इम्प्लीमेंटेशन कर दी? इम्प्लीमेंटेशन को तो 1 साल लगता है, और उसके बाद ईयर नंबर 2 से फ़ायदा आना हासिल होते हैं। बेटा सवाल अच्छे से पढ़ लो। वो जो इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर 1 ईयर वाली बात लिखी हुई थी वो प्रोजेक्ट ए के लिए थी, वो प्रोजेक्ट बी के लिए नहीं है। ए और बी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। बहरहाल ये हमारे पास 9% से इंक्रीज कर मार्केटिंग की कॉस्ट की वैल्यू भी आ जाती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है भाई, दिस इनिशिएटिव विल आल्सो रिक्वायर एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 0.75 मिलियन एट करंट प्राइस टर्म्स पर एनम, आउट ऑफ विच 75% will be released at the end of the project. Tax depreciation will be calculated using the reducing balance method at 25%, and the depreciable assets will have a salvage value of 20% of its original cost. Working capital की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा देर से केटर करते हैं, पहले टैक्स डिप्रिसिएशन देख लेते हैं। आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 25% का रेट है। सेल्वेज वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट का 20% होगी। 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, सर 10 मिलियन थी ना इन्वेस्टमेंट? नहीं, 5 मिलियन की इक्विपमेंट खरीदी थी, 5 मिलियन का मार्केटिंग पे खर्चा किया था, तो हम सिर्फ इक्विपमेंट वाली वैल्यू लेंगे। तो आपके पास ये आ रहा है 5 मिलियन की कॉस्ट है, 25% लिया, पहले साल की डिप्रिसिएशन आई। कॉस्ट में से पहले साल की डिप्रिसिएशन माइनस कर 25% लिया, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन आई।
कॉस्ट में से पहले और दूसरे दोनों सालों की डिप्रिसिएशन माइनस कर 25% दिया, तीसरे साल की डिप्रिसिएशन आई। कॉस्ट में से पहले, दूसरे और तीसरे तीनों सालों की डिप्रिसिएशन को माइनस कर 25% दिया, चौथे साल की डिप्रिसिएशन आई। कॉस्ट में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों सालों की डिप्रिसिएशन को माइनस कर 25% दिया, पाँचवें साल की डिप्रिसिएशन आई। नेटबुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट में से आप सारी डिप्रिसिएशन माइनस कर दें। सेल्वेज वैल्यू कैसे आएगी? सवाल में लिखा हुआ था कि कॉस्ट का 20% सेल्वेज है, स्क्रैप वैल्यू होगी, सेल्स प्रोसीड्स होगी, इतने में ये चीज़ बिकेगी। अगर 1186523 की चीज़ 1 मिलियन में बिकती है तो अभी भी 186,523 का लॉस ऑन डिस्पोजल है। ये वर्किंग आपने देख ली। वर्किंग कैपिटल पर आ जाते हैं। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे कितनी चाहिए थी, उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं ना। चले बल्कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, वर्किंग कैपिटल देखते हैं। पहले मैं ये दिखा दूं, ये डेप्रिसिएशन हमने ऊपर से लिखी सारी, ठीक है जी। जो भी डेप्रिसिएशन हमने ऊपर कैलकुलेट करी वो आ गई। ये लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। लॉस ऑन डिस्पोजल के बाद लॉस ऑन वर्किंग कैपिटल के लिए चलें, वर्किंग कैपिटल की वर्किंग देखनी ही पड़ेगी। क्या कहते हैं सवाल? सवाल में लिखा हुआ था दिस इनिशिएटिव विल आल्सो रिक्वायर एन एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹0.75 मिलियन एट करंट प्राइसेस पर एनम, आउट ऑफ विच 75% विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड रखना, कैश एट बैंक रखना, प्री पेमेंट्स कर देना, यानी कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कहता है कि 0.75 मिलियन की आपको चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो साल के आखिर में नहीं बल्कि शुरू में किया जाता है। आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई शॉप स्टार्ट करता हूँ तो उस शॉप में पहले इन्वेंट्री डालूंगा, फिर कारोबार स्टार्ट करूंगा। तो 0.75 मिलियन पहले साल के शुरू में हमें नीड थी, ठीक है। उसके बाद ये करंट प्राइस टर्म्स में है। अमूमन आमतौर पर जब इन्फ्लेशन आती है तो आपको मज़ीद पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, वरना आपका स्टॉक कम हो जाएगा। इसकी मिसाल यूँ समझ लें, आपने एक जनरल स्टोर स्टार्ट किया, उस जनरल स्टोर में 100 रुपये वाले 6 जूस के डब्बे आपने डिस्प्ले पर रखे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 600 रुपये। 600 रुपये में आपने 6 जूस के डब्बे इन्वेस्ट करे हुए हैं, वो आपकी शेल्फ पर नज़र आ रहे हैं, कस्टमर आएंगे उसको ख़रीदेंगे। जब वो खरीदेंगे पैसा आएगा, पैसों से नए डब्बे खरीदूंगा, वहीं पर डिस्प्ले पे लगा दूंगा। अब 1 साल बाद एक जूस का डब्बा 100 के बजाय 150 का हो गया, तो मुझे अपनी वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी अगर मुझे अपने मौजूदा ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर एक जूस का डब्बा अब 150 का हो गया तो 6 डब्बे 900 रुपये के आएंगे, तो मुझे इन्वेस्टमेंट 900 रुपये करनी पड़ेगी। मैं 600 रुपये पर रुक नहीं जाऊंगा, अदरवाइज 600 रुपये पर फिर 4 डब्बे ही आएंगे और मेरी जो शॉप है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जनरली जब इन्फ्लेशन आती है आप वर्किंग कैपिटल में मजीद पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपका ज़्यादा पैसा लगता है। वही उतना ही बिजनेस कंडक्ट करने के लिए 6 डब्बे ही डिस्प्ले पे रखने के लिए अब मेरी जेब से 600 के बजाय 900 रुपये निकलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। पहले तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई मुझे 7.5 लाख रुपए करंट प्राइस टर्म्स पर वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि या नंबर 1 पर मुझे 817,500 का चाहिए, या नंबर 2 पर मुझे अगर इतना ही लेवल ऑफ बिजनेस मेंटेन करना है तो 891,075 का चाहिए, इतना ही लेवल ऑफ ऑपरेशंस मेंटेन करना है तो 971,272 का चाहिए, और इतना ही लेवल ऑफ ऑपरेशन मेंटेन करना है तो 1058686 का वर्किंग कैपिटल मुझे चाहिए। ये वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस के साल के शुरू में चाहिए होता है, लिहाजा ईयर 0 पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो ईयर 1 पर करेंगे, कोई शॉर्टफॉल है तो ईयर 2 पर करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अब सबसे पहले तो आपने ईयर नंबर 0 पर 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। जब 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस चल रहा, पहला साल खत्म हुआ, दूसरे साल का स्टार्ट आया। अब इतना ही बिजनेस करने के लिए आपको 7.5 लाख के बजाय 8,17,500 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो आप अपनी जेब से मजीद कितने निकालेंगे? आप अपनी जेब से मजीद 67,500 निकालेंगे। अब दोबारा से 8,17,500 थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि वही वाली एग्जांपल कि मैं अगर 6 जूस के डब्बे अपने डिस्प्ले पर रखता हूँ 100-100 रुपये वाले, तो 600 रुपये मैंने अपनी जेब से लगाए हुए थे। साल के बाद वो जूस के डब्बे 150 रुपये के हो गए, तो अब अपनी जेब से 900 रुपये लगाने, तो क्या नए 900 रुपये नहीं लेकर आऊँ? नहीं नहीं, 300 रुपये ले आओ। 600 रुपये की करंट इन्वेंट्री जो बिकेगी और 300 रुपये जमा कर अब 900 रुपये से आप अपना उतना ही बिजनेस कर सकते हो। तो आपको ये देखना होता है कि मज़ीद कितना चाहिए, रादर देन कि इस पूरे को हम वापस से ट्रीट करें कि ये इन्वेस्टमेंट होगी, हम सिर्फ एक्स्ट्रा वाली अमाउंट लेंगे।
एक्स्ट्रा वाली अमाउंट लेंगे, एक्स्ट्रा वाली अमाउंट लेंगे। जब प्रोजेक्ट की ज़िंदगी पूरी हुई, अब मुझे उस बिज़नेस को शट डाउन करना है। उस दिन मैंने देखा कि भाई मेरा कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा रुका हुआ है, मुझे पता चला 1058686 रुका हुआ है। अब उसको मैंने सस्ते दामों, अब मुझे बिज़नेस बंद करना है ना, बिज़नेस बंद करना है तो जितना भी वर्किंग कैपिटल में पैसा रखा हुआ है वो रिलीज़ कर कर घर लेकर जाना है। आइडियल सिचुएशन में पूरा घर चला जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप बिजनेस बंद करते हो तो आप जो है वो क्लोज आउट सेल लगाते हो, आप अपनी इन्वेंट्री को जल्दी निकालने के लिए सस्ते दामों में दे देते हो, किसी और से बल्क में सौदा कर लेते हो। तो सवाल में ये मेंशन था कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, लिखा हुआ था आउट ऑफ विच 75% विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना आखिरी दिन, आपको उसका पूरा पैसा नहीं बल्कि उसका 75% मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्किंग कैपिटल 1058686 का था, मुझे बिजनेस बंद करना था, मैंने जल्दी में किसी से 794014.66 में सौदा कर लिया पूरे वर्किंग कैपिटल का और उसको दे दिया, तो मुझे 264,671 का लॉस हुआ। लेकिन ये मुझे बिजनेस जल्दी शट डाउन करने के लिए ज़रूरी था। ये लॉस यहाँ पर आ रहा है ऑन वर्किंग कैपिटल। फिर आपके पास अगेन वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी। इन वैल्यूज़ पर टैक्स लगेगा। अगेन वही नेगेटिव पर पॉजिटिव टैक्स क्यों है वो मैंने अभी प्रोजेक्ट ए में डिस्कस कर लिया था। टैक्स 30% का रेट है, 30% के हिसाब से कैलकुलेशंस करें। ये आपके पास पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ आ गई। पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ जब आ गई आपके पास, उन पोस्ट टैक्स वैल्यूज़ पर आपने डिप्रिसिएशन को ऐड किया। जब आपने डिप्रिसिएशन को ऐड किया, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट को और लॉस ऑन वर्किंग कैपिटल को भी ऐड किया। साथ में यहाँ पर आपने सेल्वेज वैल्यू लिखनी है 1 मिलियन, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू इज़ योर सेल्स प्रोसीड्स जो आपके हाथ में आती है। सवाल में लिखा हुआ था कि जो इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ करोगे उस पर 20% की सेल्वेज वैल्यू सेल्स प्रोसीड्स हासिल होगी। लॉस ऑन डिस्पोजल एक अलग चीज़ है, सेल्स प्रोसीड्स एक अलग चीज़ है। सेल्स प्रोसीड्स 1 मिलियन रुपए आपको हासिल हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, हाथ में आ रहे होते हैं। तो 1 मिलियन रुपए वो आए। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में आपने 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशंस करी हैं वहीं से ये सारी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। और आखिरी दिन आपके पास 794,014 सेल्स प्रोसीड्स आई है या इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है। ये आपके पास नेट अमाउंट्स आ गए। जब आपके पास ये नेट अमाउंट आ गए तो आपने इसको रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर कर 12% पर 1/1 प्लस 12% पावर 5 पावर 4 पावर 3 2 डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई कर कर आपने प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर कर इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लिया तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अच्छा, साथ में ये आईकेप का सोल्यूशन भी है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा किस तरह से ये हुआ है। अगर आप देखना चाहें वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। थोड़ा सा मेरा और आईकेप का सोल्यूशन जो है उसमें डिफरेंस है, वो क्यों है कैसे है वो आप ज़रा इसको देखेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। ये पूरी वर्किंग आप लोगों को फ़ायदा देगी। इस एक्सेल शीट को ज़रूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।